नमस्कार, पत्रिका टीवी के शी लीड्स फैमिली शो में आपका स्वागत है। आज फैमिली शो में हम आपको जिस शख्सियत से, जिस महिला से मिलवाने जा रहे हैं, ये पेशे से डॉक्टर है, लेकिन इन्होंने अपनी खूबसूरती और अपने टैलेंट के बल पर पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। हम आज खास मुलाकात करेंगे मिसेज एशिया इंटरनेशनल 2018 डॉक्टर अनुपमा सोनी के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका एक बार फिर पत्रिका स्टूडियो में। मिसेज एशिया इंटरनेशनल का खिताब आपने जीता, इससे पहले भी आप मिसेज राजस्थान, मिसेज इंडिया का खिताब भी जीत चुकी हैं। कैसे, क्या सोच के आपने इस तरह, डॉक्टर है आप, पेशा आपका बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ये काम ही बिल्कुल अलग है, किस तरह से शुरुआत क्यों की आपने इसकी? इस चीज की शुरुआत एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो स्कूल लेवल पे मेरी हुई थी, जब मैं स्कूल में मिस 10th और मिस स्कूल चुनी गई थी जी। उसके बाद कॉलेज में मैं मिस फ्रेशर्स बनी, पर क्योंकि हमारी स्टडीज जो होती है मेडिकल की वो काफी लंबे टाइम तक चलती हैं एंड उसमें थोड़ा फोकस ज्यादा करना रहता है, तो बस वो मिस फ्रेशर्स बनने के बाद में, और वो बाय चांस ऐसा था क्योंकि जब क्लास में हम होते हैं तो सभी का उसमें पार्टिसिपेशन कंपलसरी होता है, तो ऐसा नहीं था कि मैंने खुद से जाके उसमें पार्टिसिपेट किया, इट वाज कंपलसरी फॉर एवरीवन एंड इसीलिए मैंने पार्टिसिपेट किया एंड आई वन इट। उसके बाद में 9 years मेडिकल की स्टडीज, देन मैरिज, देन बच्चे, जॉब एंड खुद की क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टैब्लिश करी जी। फिर जब मैं थोड़ा सेटल हुई, जब मेरे 2 बच्चे हो गए, उसके बाद में एक दिन मेरे बेटे ने जो 10 years का है, उसने उस टाइम वो 9 years का था, उसने सजेस्ट किया है, उसने मुझे इनकरेज किया कि मुझे दोबारा से अपनी इस पैशन को लाना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो मिसेज इंडिया राजस्थान के ऑडिशन स्टार्ट थे, जो कि मिसेज इंडिया पेजेंट्स एंड प्रोटेक्शंस प्राइवेट लिमिटेड की प्रॉपर्टी है और इंडिया का सबसे बड़ा पेजेंट है मिसेज इंडिया जी। तो उसमें मैंने ऑडिशन दिए, सिलेक्ट हुई और लकीली फरवरी में जब उसका रिजल्ट आया तो आई वाज द विनर। तो इस तरीके से जब मैं राजस्थान लेवल पे जीती, उसके बाद मिसेज इंडिया में मैंने अपने को रिप्रेजेंट किया राजस्थान को, और वहां से विन करने के बाद आई गॉट द चांस टू रिप्रेजेंट माय कंट्री इंडिया ऑन इंटरनेशनल लेवल एट रेयोंग थाईलैंड फॉर मिसेज एशिया इंटरनेशनल। थाईलैंड में ये प्रेजेंट हुआ था। कुछ खास तैयारी करनी पड़ी आपको इसके लिए? किस तरह की किया आपने? खास मैं कहूँगी बहुत ही खास तैयारियां इन चीजों के लिए करनी पड़ती है, क्योंकि आपका प्रोफेशन इस ग्लैमर वर्ल्ड को हम जैसे जानते हैं तो काफी अलग है, और इसमें स्पेशली जैसे कि आपको अपने ड्रेसेस को लेकर, अपनी वॉक को लेकर, अपनी पर्सनालिटी को आप कैसे वहां अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, पब्लिक स्पीकिंग हो गई है और थोड़ा सा कैटवॉक हो गया है इसके अंदर, किस तरीके के ड्रेसेस, फैशन है, और स्पेशल रहता है नेशनल कॉस्ट्यूम, जो जैसे कि आप जब नेशनल लेवल पे होते हैं तो अपने स्टेट को आप रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरनेशनल पे आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं उस नेशनल कॉस्ट्यूम के थ्रू। तो ये सब चीजें रहती हैं बहुत खास, इनकी बारीक से बारीक चीजों को आपको तैयार करना पड़ता है, फोकस रहना पड़ता है। मैं कहूंगी कि ये बिल्कुल एक ऐसे बोर्ड के एग्जाम की तरह होता है, कि या फिर प्री मेडिकल टेस्ट की तरह, कि आपको पता है कि मुझे इस सब्जेक्ट पे ज्यादा काम करना है या मेरी वीकनेस है, तो एग्जाम्स की तरह ही है ये सब चीजें भी। तो उसी एग्जाम के लिए आपने क्या क्या प्रिपरेशन की थी? देखिए, मैंने सबसे पहले जब राजस्थान में पार्टिसिपेट किया तो मुझे बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं था इन चीजों का, तो मेरा एक टैलेंट है जो मैं राजस्थानी फोक डांस करती हूँ, भवई और चरी कालपेलिया डांस करती हूँ, तो उसी को मैंने सबसे ज्यादा फोकस किया, क्योंकि टैलेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके उस पेजेंट का, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। टैलेंट के आपको बहुत स्पेशल मार्क्स मिलते हैं जी। सो उसको मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। उसके बाद मैंने कई सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे कि इस पेजेंट से रिलेटेड क्या क्या वीडियोस हैं और क्या क्या वहां पे लोग अपनी तैयारियों के साथ आते हैं। सो उन सब चीजों से बहुत ज्यादा हेल्प मिली मुझे वीडियोस से। फिर हमारे जो पहले की क्वींस थी उनसे जैसे हमने डिस्कस किया, हमारी मेंटोर ने हमें बताया, तो हर चीज के ऊपर मैंने जब फोकस किया तो मैं ये कर पाई। कितने जो प्रेजेंट है इसमें राउंड कितने थे, किस तरह के राउंड थे, उनके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। इंटरनेशनल पेजेंट जो था हमारा करीबन 7 days का था, जिसमें हम फर्स्ट डे पहुंचे थे, और वहां पे हमको पहुंचने के बाद जो मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड टूरिज्म है थाईलैंड के, उन्होंने वहां हमें वेलकम किया। फिर जिस सिटी में हम गए थे वहां उनके गवर्नर थे, उन्होंने हमको वेलकम किया। सो इट वाज सो हार्ट वार्मिंग कि इतने बड़े डिग्निटरीज हम लोगों को वहां वेलकम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर वहां पे जैसे पहले फोटोशूट हुआ, फिर उसके बाद में वो हमें नेक्स्ट डे वहां की जो लोकल कल्चर आर्ट है म्यूजियम से उन्होंने वहां विजिट कराया।
उसके बाद में हम लोगों को टैलेंट राउंड की प्रेजेंटेशन करनी थी। तो टैलेंट राउंड का एक बहुत बड़ा शो उन्होंने रखा था जिसमें सारे स्टेट के डिग्निटरीज वहां पे प्रेजेंट थे। तो मैं टॉप 3 में आई थी टैलेंट राउंड के। और उसके बाद में फिर हमारा स्पोर्ट्स वेयर राउंड था, इवनिंग गाउन राउंड था, नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड था। तो इस तरीके से 6 डे का एक प्री जजिंग राउंड था जिसमें आपको बहुत सारे हमारे जूरी मेंबर होते हैं, वो आपको हर चीज पे पर्सनल 1-to-1 इंटरव्यू करते हैं, आपके बारे में जानते हैं। उनकी जो क्वेरीज होती हैं वो आपसे पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं लाइफ के बारे में, आप क्या आगे करना चाहते हो, क्यों पेजेंट को जीतना चाहते हो, क्वीन बनने के बाद आप क्या करोगे समाज के लिए, देश के लिए, ये सब चीजें रहती है उसमें। 35 कंटेस्ट में अपनी जगह बनाना और विनर होना बहुत बड़ी बात है। कभी लगा था आपको कि आप जीतेंगे? मुझे इतना नहीं था, मुझे ये था कि टॉप 5 में तो मैं आ ही जाऊंगी, क्योंकि टैलेंट राउंड बहुत अच्छा गया था। तो टैलेंट राउंड में जब टॉप 3 में आप आ जाते हो तो चांसेस आपके बहुत ज्यादा ब्राइट होते हैं विन करने के। जी। इसके अलावा मुझे मिसेस फोटोजेनिक का सबटाइटल भी वहां पे मिला था। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सबटाइटल होता है जो कि आपके फोटोग्राफ्स वगैरह को देख के वो लोग जज करते हैं। सो ओवरऑल जो एक्सपोजर मिला, जो जर्नी थी, वो आई थिंक बहुत ही एनलाइटिंग थी मेरे लिए, आगे के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी। देयर वाज सो मच लर्निंग, आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है। और इनफैक्ट अगर जब आप वहां की बाहर की लेडीज को देखते हैं जी, जो बाकी अदर नेशन से आई होती, वो लोग काफी ज्यादा फोकस रहती हैं इन सब चीजों के लिए, और उनका फिटनेस लेवल मेरे को लगता है पार रहता है। अच्छा, जो विनिंग क्राउन पहनने से पहले जो आपसे आखिरी सवाल पूछा गया था क्या था और आपने रिप्लाई क्या दिया था? मेरे से उन्होंने ये पूछा था कि जब आप ये क्राउन पहन लेंगे तो इस क्राउन की वैल्यू आपके लिए, जो आप दांत में क्राउन पहनाती हैं उससे ज्यादा है, उसके बराबर है या कम है? इस तरीके का उनका क्वेश्चन था। तो आई थिंक ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है वैसे। तो मैंने उनको ये बोला था कि दांत का क्राउन मेरे क्लिनिक में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब मैं क्लिनिक में हूं तो मैं एक डॉक्टर हूं, पर जब मेरे सर पे क्राउन है, और डेफिनेटली जब मैं क्लिनिक में हूं तो मैं सर पे क्राउन नहीं पहनूंगी, पर जब मेरे सर पे क्राउन है तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए लेकर आता है क्राउन, क्योंकि कोई भी क्वीन जो बनती है वो एक आइकन की तरह होती है और उसके साथ में एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जुड़ जाती हैं। तो डेफिनेटली मैंने उनको कहा कि मैं इसके पहले ही ब्रांड एम्बेसडर बन गई हूँ रोड सेफ्टी की, और मैं रोड सेफ्टी के लिए काम करती हूँ। मैं डेंटल कैंप्स ऑर्गेनाइज करती हूँ, ओरल अवेयरनेस पे मैं काम करती हूँ। तो मतलब इस क्राउन के जुड़ने के बाद तो मुझे लगता है मेरा दायरा और ज्यादा बढ़ जाएगा, और मैं जितना ज्यादा सोशल कॉज के लिए कर सकती हूँ मैं जरूर करूंगी। इनफैक्ट अभी क्राउन जीतने के बाद में जब हमारे इलेक्शंस थे तो मैं कोटा के लिए मैंने इलेक्शन कैंपेन, वोट अपील वगैरह करी थी। तो जहां जहां मुझे मौका मिलता है, मुझे लगता है कि जहां मेरी जरूरत है मुझे वहां जाना है, और एक क्वीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम समाज में जागरूकता फैलाएं हर चीज को लेकर। आप जैसे ब्यूटी प्रेजेंट से जुड़ी हुई मिसेज एशिया इंटरनेशनल तक का क्राउन आपने जीता है, इंस्पिरेशन कहाँ से मिले इन सब चीजों के लिए? आपको शौक था आपको पार्टिसिपेट करने का, वो एक अलग चीज है, ठीक है। इंस्पिरेशन भी होती है कहीं ना कहीं कोई? इंस्पिरेशन मुझे जैसे मेरे बेटे ने जब मुझे इनकरेज किया तो मुझे लगा कि बिकॉज ही इज लुकिंग फॉर ए रोल मॉडल इनसाइड मी, एंड बच्चों के लिए रोल मॉडल पेरेंट ही होते हैं। सो एक तो मैंने उसको एक चैलेंज की तरह लिया कि बिकॉज उसने बोला है तो मुझे एक रोल मॉडल बनके उसको दिखाना है, उसको बताना है कि जब मैं कर सकती हूँ तो फिर आपको तो ये करना ही है, आगे आप भी इसको कर सकते हो। दूसरा, बहुत सारी लेडीज होती हैं जिनको ये चीज लगती रहती है कि भाई शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, अपना फिटनेस का भी कोई हमें मतलब नहीं है, जरूरत भी नहीं है, और बस सब ओवर हो गया लाइफ में। पर देखिए, मुझे लगता है कि हर औरत, चाहे वो यंग हो, शादीशुदा हो, या उसके बाद एजेड भी हो जाएगी, तो भी एक औरत के अंदर सुंदर दिखने की चाहत, अच्छा दिखने की चाहत और तारीफ पाने की चाहत हमेशा बनी रहती है। और उनको हमेशा अच्छे से ड्रेसअप होना, अच्छे से तैयार होके जाना। आप देखते होंगे ना, मैं ठंड में भी लेडीज विदाउट स्वेटर जाती है तो सबको लगता है कि हम बहुत अच्छे दिखे हैं, एवरीवन शुड अप्रिशिएट अस। मैम, बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर बात करेंगे। शी लीड फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डॉक्टर अनुपमा सोनी जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे बचेगा टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं शी लीड्स फैमिली शो और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अनुपमा जी से।
मैम इससे पहले बात चल रही थी पीजेंट्स आपने जीते, इतने इसमें पार्टिसिपेट किया, सब कुछ किया, आप डॉक्टर हैं, दोनों चीजों को किस तरह से बैलेंस किस तरह से कर पाती है? जैसे कि मैं एक पहले होम मेकर हूँ जी, फिर एक डॉक्टर हूँ, एक माँ हूँ, तो ये सब चीजें जैसे बैलेंस हो रही थी, इसमें एक चीज और जुड़ गई है कि मैं अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी जो है उसको भी मुझे पूरा करना है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ये सब चीजें करते हैं, हम लोग स्पेशली लेडीज मल्टीटास्किंग होती हैं, और ये सिर्फ एक लेडी के बस की बात है कि वो चीजों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेती है। इनफैक्ट मैं कहना चाहूंगी कि जब हम लोगों के अंदर बहुत कुछ अंदर चल रहा होता है, फिर भी हम घर में एक मुस्कान लेकर अपने घर को देख रहे होते हैं, फैमिली का ध्यान रख रहे होते हैं, कुक कर रहे होते हैं, बच्चों को भी पढ़ा रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें हम करते हैं जो कि अंदर हमारे बहुत चीजें चलती हैं। तो एक लेडी अतः सागर जैसा मैं बोलती हूँ, उस तरीके से डेप्थ होती लेडी के अंदर, और मुझे लगता है कि जो फैमिली का सपोर्ट भी आपको मिलता है तो चीजें बहुत अच्छे से आप कर पाते हो, अपने पैशन को भी आप जी पाते हो। फैमिली सपोर्ट की बात करी थी, इसका मतलब आपको फैमिली से पूरा सपोर्ट मिला, आपके हस्बैंड से सब? यस। आपने उनको बताया था कि मैं इस तरह के किसी पीरियड में पार्टिसिपेट करने वाली मिसेस राजस्थान या मिसेस इंडिया जी, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था उस वक्त? मेरे हस्बैंड का रिएक्शन था कि कर लो, अगर तुम्हें इसमें तुम कर सकती हो, एंड इफ यू कैन गिव योर बेस्ट इन दैट एंड यू कैन प्रिपेयर। ही जस्ट सेड कि जो भी तुम करो तो उसको अच्छी प्रिपरेशन के साथ करो, बस ऐसे ही नहीं है कि हमने नाम लिखा दिया। देन जस्ट थिंक अबाउट कि तुम टाइम दे सकती हो, यू हैव टू थिंक कि तुम्हारा क्लिनिक है, बच्चे हैं, और कैसे उसको करना है। सो जस्ट गो थ्रू कि तुम्हें क्या करना है, एक पूरा इसको प्लान करके, एंड देन यू कैन स्टार्ट। आप बाहर गए, थाईलैंड आपको जाना पड़ा, पीछे से आपके 2 बच्चे हैं, छोटी एक बेटिया की बहुत काफी छोटी है, वो सब किस तरह से चीजें कैसे मैनेज हुई, बच्चों को किस तरह से कैसे संभाला? इसके पहले मैं मिसेज इंडिया के लिए गई थी, तब मैं 5-6 डेज के लिए बाहर थी। तो मेरे हस्बैंड है, वैसे घर पे मेड्स वगैरह रहती हैं, लेकिन फिर भी हस्बैंड है, मेरी सिस्टर भी यहीं रहती हैं, तो इन लोगों ने मिलकर देख लिया बच्चों को। और क्योंकि बड़ा वाला बेटा तो काफी समझदार हो गया है, मैच्योर है, तो वो देखता है, बेटी को भी देख लेता है, और अपना होमवर्क भी मम्मी नहीं होती तब सब कुछ करता है। पर डेफिनेटली बच्चे बहुत ज्यादा मिस करते हैं। और जब मेरे लिए ये रहा कि जब भी मेरा फिनाले होता था, चाहे मिसेज इंडिया को, मिसेज एशिया को, फिनाले के पहले ही ये लोग पहुंच जाते थे वहां पे, और स्टेज के सामने खड़े होकर मेरे को इनकरेज करते रहते थे, वेट कर रहे होते थे कि कब क्राउनिंग होगी, कब विनर का नाम घोषित किया जाएगा। तो आई थिंक ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता था। जी बिल्कुल, मॉरल सपोर्ट भी आपको, इमोशनल सपोर्ट भी आपको, इमोशनल मोरल सपोर्ट मुझे हमेशा मिलता रहा। अब प्लेयर भी हैं, काफी सारे स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है? हाँ, इंटरेस्ट तो है। मैं अगर कहेंगे तो मैं ज्यादा तो एक स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हूँ, और जैसे मैं चेस खेलना पसंद करती हूँ, बैडमिंटन भी खेलती हूँ, रनिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, मैराथन वगैरह भी मैं करती हूँ। इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली करती है, मेरे हस्बैंड हैं जैसे वो साइकिल चलाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस मैराथन भी रन करते हैं। मेरा बेटा जो अभी छोटा है, लेकिन वो जूनियर रन वगैरह में पार्टिसिपेट करता है, और उसकी पोजीशन आती है फर्स्ट 3 में, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करता है वो भी। और अब मैंने साइकिल स्टार्ट की है, साइकिल चलाना स्टार्ट की है, तो मेरा अगला टारगेट साइकिलिंग कंपटीशन है। जी, ओके। और फ्यूचर प्लान्स क्या है, इसके अलावा क्या सोचा है आपने, आगे क्या करने वाला है? देखिए अभी क्योंकि मैं अभी तो रोड सेफ्टी से जुड़ी हूँ, मेरा प्लान है कि मैं और भी कई सारे सोशल कॉज से जुड़ूंगी, और इनफैक्ट जो भी चाहते हैं कि मैं उनके किसी सोशल कॉज से जुड़ूं, तो मैं इन सब चीजों के लिए हमेशा हूँ। जैसे मैं लॉयंस क्लब है उसके साथ भी जुड़ी हुई हूँ, तो उन लोगों के जो भी ये लोग सोशल सर्विसेज वगैरह करते हैं, तो मैं उनके साथ में हमेशा रहती हूँ। और मेरा एक डेंटल कैंप्स को लेकर, ओरल हेल्थ अवेयरनेस को लेकर वैसे भी एक पहले से जो चल रहा है उसको मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी जो नेशनल लेवल की हमारी इंडियन डेंटल एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस है, तो वहां पे मैं इनवाइटेड हूँ, दे आर गोइंग टू ऑनर मी देयर ऑन द नेशनल लेवल। और स्पोर्ट्स को लेके शायद मैं ज्यादा और इन्वॉल्व होने वाली हूँ स्पोर्ट्स के अंदर इस साल, तो दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। ये एक चीज और मैं जानना चाहती थी, डॉक्टर्स जो है वो काफी निकल कर आ रही है ब्यूटी विजिट में, काफी नाम आपके अलावा भी मैंने नाम सुने हैं, ये क्या, इसके पीछे क्या रीजन क्या है, कैसे हुआ एकदम से सडनली चेंज कैसे आ रहा है? देखिए ये आई थिंक चेंज मानुषी चिल्लर से ही इंट्रोड्यूस हुआ है, जो मुझे लगता है, बिकॉज लास्ट ईयर जब वो
बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट जीती थी मिस वर्ल्ड का। तो उसके बाद से डॉक्टर्स, क्योंकि मुझे लगता है डॉक्टर्स बेचारे सबसे ज्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। 6-7 साल कंटिन्यूस अगर वो ग्रेजुएट होते हैं तो करते हैं, और यूजुअली वो पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते 9-10 साल निकल जाते हैं। तो जस्ट आफ्टर 12th प्री मेडिकल टेस्ट की प्रिपरेशन होती है। सो वो कॉलेज वाला जो फन होता है वो इतना वो लोग नहीं एंजॉय कर पाते कि फैशन शोज हैं और कॉलेज में जो कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं। तो मुझे लगता है कि उन सबको लगता है डॉक्टर्स, क्योंकि मुझे लगता है थोड़े मल्टीटास्किंग ज्यादा रहते हैं और उनको वो एक चैलेंज की तरह लेते हैं, उसको पूरा कर पाते हैं। तो इस वजह से भावे डांस आप करते हैं, चरी डांस भी आप करते हैं, ये सब शौक आपको कब हुआ है? ये मुझे स्कूल टाइम से था। मैंने स्कूल टाइम में ही डांस सीखा था जी। पर सीखने के बाद वो एक तरीके से सीखा और रखा इस टाइप से हो गया, क्योंकि परफॉर्म मैंने शायद कम ही किया उसको। 1-2 बार मैंने अपने कॉलेज में जरूर परफॉर्म किया था जी। पर यू वोंट बिलीव, मैंने शादी के बाद में, बच्चे होने के बाद में ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म किया है, और कई बार मैं अपने डांस के परफॉर्मेंस बड़े लेवल पे कर चुकी हूँ। जी। अच्छा, फिजिकली अपने आप को फिट रखने के लिए आप क्या करते हैं, उसके बारे में, वो जो आपका सीक्रेट है वो मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करें। मेरी जब सेकेंड डॉटर बॉर्न हुई थी तो मेरा वेट 74 kgs था उस टाइम जी। हाँ, और फिर मुझे हाइपोथायराइड डेवलप हो गया पोस्ट प्रेगनेंसी जो होता है। तो वेट रिड्यूस करना और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो गया था मेरे लिए, क्योंकि बिना वेट रिड्यूस किए तो आप पेशेंट्स के लिए नहीं ज्यादा सोच सकते हैं। तो खैर मैंने मेहनत करी। पेजेंट में जाने के पहले ही मेरा स्टार्ट हो गया था, तो मैंने पहले स्टार्टिंग रनिंग से करी थी जी। रनिंग एंड वॉक मैंने ऑल्टरनेट किया। उसके बाद में जब मेरा वेट धीरे धीरे रिड्यूस हुआ तो मैंने फिर योगा एक ज्वाइन किया। फिर मैंने इवनिंग बैडमिंटन स्पोर्ट्स मैंने स्टार्ट किया। उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिली मुझे। रेगुलर मैंने 6-8 मंथ्स तक तब बैडमिंटन खेला, और फिर उसके बाद जब मैंने पेजेंट में पार्टिसिपेट किया तो थोड़ा सा रूटीन मेरा गड़बड़ हो गया था, क्योंकि इरेगुलरिटी आ गई थी मेरे पार्टिसिपेशन से, और बहुत सारा वर्कलोड मेरे ऊपर आ गया था, क्लिनिक का भी और पेजेंट का भी। पर मैंने मॉर्निंग का कंटिन्यू किया। पहले मैं मॉर्निंग इवनिंग बोथ टाइम में जाती थी, टाइम निकाल के। फिर मैंने मॉर्निंग की क्लासेस कंटिन्यू की, फिर मैंने जिम ज्वाइन किया। सो आई थिंक मल्टीपल चीजें करी मैंने, ट्राई, और हुआ। और डांस वैसे मैं कभी करती हूँ क्योंकि डांस तो मेरा पैशन है। बिल्कुल। तो डांसिंग से तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। अच्छा, खाने पीने में आपको क्या पसंद है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि जो कहता ना कि इतना फिट आप है, तो खाने पीने में भी आपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा आई थिंक क्योंकि वेट रिड्यूस करने में खाने का बहुत बड़ा रोल होता है। मुझे लगता है 60% तो खाने का ही रोल होता है। तो खाने के लिए बहुत रिस्ट्रिक्शंस करने पड़ते हैं। डेफिनेटली मैंने बैलेंस डाइट ली है। मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने कभी डाइटिंग करी हो, कि मैंने कोई अपना इवनिंग मील या डिनर मैंने स्किप किया हो या ब्रेकफास्ट स्किप किया, वो मैंने कभी नहीं किया, बिकॉज मैं भूखा नहीं रह सकती हूँ। पर मैंने अपनी डाइट को बैलेंस कर लिया, जैसे कि रोटी अगर खानी है तो सिर्फ दिन में खानी है, रात को फिर राइस खाना है, खिचड़ी खानी है, या ऑल्टरनेट कुछ दलिया ले लिया, इस तरीके से। मैं वेजिटेरियन हूँ तो पूरा वेजिटेरियन डाइट रहती है। मॉर्निंग में जैसे बीच में फ्रूट्स ले लिए, फिर अपने ड्राई फ्रूट्स लिए एक टाइम पे। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन में थोड़ा बैलेंस करते हुए इस चीज को हमने किया। ये सारी बातें तो आपकी अपनी। अब मैं चाहूंगी आपके हस्बैंड से भी आपके थोड़े से जो सीक्रेट्स है, हो सकता है कुछ चीजें ऐसी है जो आपने नहीं बताई, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपके हस्बैंड से भी बात करेंगे। शी लीड्स फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शी लीड्स फैमिली शो, और अब हमारे साथ है अनुपमा जी और उनकी पूरी फैमिली। तो फैमिली मैम से बात करने से पहले उनके बच्चे से, जिनका बेटा हमारे साथ बैठा हुआ है, मैम ने बताया था कि वो उनकी इंस्पिरेशन भी है, उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिव्यश सोनी है। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? आपकी मम्मी टीवी पे आती हैं, ब्यूटी प्रेजेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। मम्मी बता रही थी आपने उनको इंस्पायर किया कि आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। सच है बात? आप क्यों चाहते थे कि मम्मी इस तरह के उसमें जाए? मिसेस राजस्थान, फिर मिसेस इंडिया, फिर अभी मम्मी ने मिसेस एशिया इंटरनेशनल का प्रेजेंट जीता है, क्यों? मैं चाहता था कि मेरी मम्मी टीवी पे आए। मम्मी को टीवी पे देखना चाहता है। अच्छा, मम्मी को अगर कभी मूवी में काम करने का मौका मिला तो आप जाने देंगे मम्मी को? लेकिन उसके लिए तो मम्मी को बहुत दिनों तक बाहर जाना पड़ेगा, आपसे दूर रहना पड़ेगा, आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी, मम्मी नहीं करवा पाएंगी। फिर क्या करेंगे आप? मैं खुद कर लूंगी। आप खुद कर लोगे? बड़ा अच्छा बेटा है भाई ये।
अब हमारे साथ इनके हस्बैंड भी हैं अनुपमा जी के, उनसे भी हम थोड़ा सा बात करते हैं और जानते हैं अनुपमा जी के बारे में। सर मुझे थोड़ा सा आपका परिचय दीजिए, आपका नाम और किस प्रोफेशन में आप? डॉक्टर सुनील सोनी, मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ प्रोफेशन से जी। हमारा क्लिनिक है मेडिस्पा करके वैशाली नगर जयपुर में। स्पेशलाइजेशन उसमें हेयर ट्रांसप्लांट है जी। तो वी हैव मल्टीपल क्लिनिक्स लाइक जयपुर, दिल्ली, कोटा, दुबई में भी मेरी ब्रांच है। ओके सर, जब आपकी मैरिज हुई थी तो आपको वाइफ मिली थी डॉक्टर, कभी आपने सोचा था कि अब आपकी वाइफ मिसेज एशिया इंटरनेशनल का खिताब जीतेंगी इस तरह की? कभी ऑब्वियसली तब तो इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि कभी ब्यूटी पेजेंट्स में इतना जाएंगे और इतने ऊपर भी पहुंच पाएंगे जी। बट इनिशियली जब अनुपमा ने मुझे बताया कि इसको ब्यूटी पेजेंट में जाना है तो आई ऑलवेज एनकरेज हर कि हाँ जाना चाहिए, बिकॉज सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए आप जो भी करना चाहें दैट शुड बी ऑलवेज मोटिवेटेड। तो इनिशियली इन्होंने मिसेस राजस्थान के लिए कम्पीट किया एंड शी वर्कड हार्ड फॉर मिसेस राजस्थान एंड जब फाइनल में इसका नाम अनाउंस हुआ था वी वेरी हैप्पी कि इतनी मेहनत सफल हुई और शी बिकेम मिसेस राजस्थान। आफ्टर दैट मिसेस इंडिया के लिए जब शी वाज प्रिपेयरिंग तो वी वर कॉन्फिडेंट कि इतनी मेहनत कर रही तो जरूर वहाँ पे कुछ ना कुछ अचीवमेंट होगा और वहाँ पे इनिशियल राउंड्स में भी अच्छा परफॉर्म किया जिससे मिसेस इंडिया का भी इनको टाइटल मिला। फिर मिसेस एशिया में वी वर कि हाँ मेहनत करके देखते हैं, लेट्स सी कि वहाँ क्या अचीव हो सकता है एंड लकीली शी डिड वेरी वेल और आउट परफॉर्म किया जैसे टैलेंट राउंड वगैरह में, तो उससे इनके पॉइंट्स ज्यादा रहे और वी वर लकी कि उसमें भी इस चीज का हमें बेनिफिट मिला और शी वन दैट टाइटल मिसेस एशिया इंटरनेशनल। सर जब थाईलैंड में ये कंपटीशन हुआ था, पेजेंट चल रहा था, आप वहाँ थे, क्राउन जब इन्होंने जीता जी, फैमिली सब लोग वहीं थे और जब क्राउन के लिए अनाउंसमेंट्स हो रहे थे बिकॉज वन बाय वन वो डिक्लेयर करते हैं तो पहले ही इनको मिसेस फोटोजेनिक का एक टाइटल दे दिया था। सो वी थॉट कि एक फीमेल को तो शायद एक ही टाइटल मिलेगा अभी तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया कि अब तो शायद मिसेस एशिया नहीं मिलेगा, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन दे अनाउंस हर नेम वी वर वेरी हैप्पी। आपका रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन उस वक्त क्या रहा था, किस तरह से? इट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अमेजिंग कि यस वी हैव अचीव्ड दैट जी। अब सर मैं थोड़ा सा इनकी पसंद और नापसंद के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी। आपकी शादी को इतना टाइम हो गया, आपके 2 बच्चे हैं, इनका फेवरेट कलर क्या है? इनका पिंक। सर मैं इनसे सारी चीजें पहले पूछ चुकी हूँ, मैं आपको क्रॉस चेक करने वाली हूँ तो आपकी गलती पकड़ने में आ जाएगी तुरंत। इनको खाने में क्या पसंद है? जो दाल बाटी चूरमा है फेवरेट डिश जो राजस्थानी खाना है जी। घूमने वगैरह का शौक है इनका? ऑब्वियसली हर फीमेल को ही होता है इनको। जी जी जी। सर आखिरी बार जब आप भी गए थे, ये तो थाईलैंड तो उसके लिए गई थी, वैसे आप लोग कभी घूमने जाते हैं तो पसंद किसकी चॉइस ज्यादा चलती है, आपकी चलती है इनकी चलती है? ऑब्वियसली हर्स, बिकॉज़ इफ शी इज हैप्पी ऑल आर हैप्पी। कभी गुस्सा आता है? ऑलमोस्ट एवरी टाइम। मैम क्या वजह है कि आप गुस्सा करते हैं? गुस्सा करने की वजह ऐसे पर्टिकुलर कुछ नहीं होती, वो थोड़ा सा जब बच्चों को मुझे देखना पड़ता है जब सुनते नहीं है तो पापा बड़े शांत बैठे रहते हैं, जो बच्चा जो कर रहा है करने दो, और मुझे लगता है कि पापा को इंटरप्ट करके बोलना चाहिए कि भाई अब डिसिप्लिन में रहो या अपने को जो काम दिया है वो करो। टीवी देखते रहते हैं पूरे टाइम आपके सामने बैठ के, तो आई थिंक वो कंट्रोल होना चाहिए। और अगर वो खेलने नहीं जा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, तो ही सेज कि तुम बच्चों को पुश मत किया करो। छोटी छोटी बातें फादर करता है, छोटी फादर हमेशा बच्चों के सामने बहुत अच्छे बने रहते हैं। अच्छा। और मम्मियाँ ही शायद मुझे लगता है विलेन रहती है, बच्चों के सामने बहुत डांटती रहती है। बेटा आपके स्कूल से आता है तो होमवर्क स्कूल से जो मिलता है वो आप दोनों में से कौन करवाता है? वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि बच्चे को होमवर्क करवाना है, बच्चे की स्टडी कौन करवाता है? मोस्टली तो अनुपमा ही कराती है, मैं तो उसमें ज्यादा हेल्प नहीं करा पाता, बट होमवर्क भी थोड़ा कम ही मिलता है आजकल बच्चों को, पहले जो मिला करते थे उस हिसाब से। तो यस, कभी कभी जब उनका मूड खराब रहता है तब मुझे भी बैठना पड़ता है वो खराब। मुझे लगता है इनका गुस्सा तो ज्यादा ही तेजस का मतलब तभी बात आ रही है बार बार। और सर जिस तरह से आपने अपनी वाइफ को सपोर्ट किया उस तरह से हर इंसान नहीं करता, आज भी नहीं करते। हालांकि कहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी भी देखने में आया कि कई जगह ये होता है कि बाउंडेशन रहती है फैमिली से आगे, उनको बाहर नहीं निकलने देते।
क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? बेसिकली नाउ दिस इज अ कल्चर that husband and wife should go step by step in every field और दोनों की खुद की सेल्फ इमेज, सेल्फ रिस्पेक्ट सोसाइटी में बनाना जरूरी है. तो वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर life partner females as much as possible for their career plan, for their fulfillment of their own desires and dreams. Because this is one life that all we are living. तो जब भी लाइफ में मौका मिले आपको अपने सपने पूरे करने का और आपके वाइफ को या आपके बच्चों को, तो यू हैव टू सपोर्ट देम फुल हार्टेडली एंड लेट देम आल्सो लिव लाइफ फुली. सो दैट्स माय मैसेज. समबडी वांट्स टू लिसन इट. मैम, मैं ये इसी तरह का सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपने फैमिली, अपने करियर को भी प्रायोरिटी दी, अपनी फैमिली को भी प्रायोरिटी दी, उसके साथ आप आगे बढ़े हैं. हर महिला नहीं कर पाती, या तो रोक दिया जाता है, या फिर होता है जो करती हैं आगे वो अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया कि नहीं मुझे आगे बढ़ने की चाह है, मैं अपनी फैमिली को प्रायोरिटी नहीं देती, उनको पीछे छोड़ देती है. उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि देखिए, अगर जो महिलाएं हैं जिनको लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, फैमिली का सपोर्ट नहीं है, तो पहले शायद मेरे मन में भी ऐसा ही था. मुझे लगता था कि पता नहीं अगर पार्टिसिपेट किया तो सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा. बट मुझे लगा कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ जो कि फैमिली को डिफेम करेगा या जो किसी को भी गलत लगेगा. तो मैंने उस चीज को जब सोचा और मैंने उसको परस्यू किया, तो मैंने देखा कि मेरी फैमिली मेरे साथ में खड़ी है. तो मुझे लगता है कि हर किसी को एक स्टेप आगे लेने की जरूरत है, बजाय उसको हम बहुत ज्यादा सोचें और मन ही मन में उस सोच को अपने अंदर इम्बाइब करने की ये कभी हो नहीं सकता और वो ड्रीम ही रह जाए. उसके बजाय हम उसे रियलिटी में कन्वर्ट करें. बिकॉज जैसे कि मेरे हस्बैंड ने कहा, वी ओनली गेट वन लाइफ, सो एवरीबडी इज गॉट ओनली वन लाइफ. तो हमें वो परस्यू करना चाहिए. और मुझे लगता है कि जो महिलाएं ऐसा लगता है कि भाई फैमिली को छोड़ के आगे बढ़ जाती हैं, देखिए कहीं भी वो चली जाएंगी, लेकिन जब वो बहुत पीक पे पहुंच जाएंगी सफलता के, तो साथ में सेलिब्रेट करने के लिए तो फैमिली चाहिए होती है. तो अपनों के बिना तो सेलिब्रेशन भी नहीं होता है. तो क्योंकि हमारी एक ह्यूमन नेचर है कि हम अपनों के बिना अधूरे हैं, है ना, और इंसान को इंसान की जरूरत होती है जीवन का. और अगर आप आज के संदर्भ में अगर इस चीज को देखेंगे ना, तो सारे रिश्ते जो हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हो, वो सब दूर दूर के बन गए हैं, है ना. आजकल हम फेसबुक से, सोशल मीडिया से इतने ज्यादा कनेक्टेड हो गए हैं कि रियल और वर्चुअल वर्ल्ड तो कुछ एक पतली सी लकीर रह गई है उसके बीच में. तो जितना ज्यादा हो सके अपनी फैमिली को, अपने लोगों को अपने साथ ही रखें, क्योंकि बिकॉज वी आर ह्यूमन. इंसान बहुत ज्यादा जरूरी है कि फैमिली को कुछ साथ लेके हमें जो भी करना है वो करें. मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए पत्रिका स्टूडियो. सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए और इतनी बहुत अच्छा सा मैसेज जो है आप लोगों ने हमारे दर्शकों को दिया है. और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है. जिस तरह से आप आगे बढ़ते रहे, इसी तरह से और भी आगे बढ़ती रहे और सफलता आपको मिले. आपका बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी, इस शो में हमें इनवाइट करने के लिए. और सभी लोगों का जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद. तो ये थी शी लीड्स फैमिली शो में हमारे साथ डॉक्टर अनुपमा सोनी और उनकी पूरी फैमिली. फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ. तब तक के लिए दीजिए इजाजत. नमस्कार.